गाइस सच्ची सच्ची बताना, जो माइंड का प्रेशर लेवल है वो बढ़ रहा है ना। अरे डेफिनेटली बढ़ रहा होगा। और माइंड में कई सारे डाउट आ रहे होंगे, यार इतना कम टाइम बचा है और इतना सारा कैसे होगा। यार वो तो मुझसे इतना आगे है और मेरे तो टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। यार यूपीएससी क्लियर होगा भी या नहीं होगा। और फिर यूट्यूब में सर्च करोगे कि हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन 5 मंथ, तभी तो आप मेरी वीडियो तक पहुंचे हो। बट अब आपको इसके बाद ये टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आज हम लोग जो आपके आने वाले 5 क्रिटिकल मंथ हैं उसमें क्या क्या तूफानी करना है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं जो स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ आपको एज इट इज यही फॉलो करना है। देखिए आप लोग 100 लोगों के पास जाएंगे, आपको 100 स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी, लेकिन आपके काम की वही स्ट्रेटेजी है जिसे आप लोग खुद बनाएंगे। और उसे बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके लिए ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमारी मंथली स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए और डेली रूटीन आपका कैसा होना चाहिए, और हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस से वो कैसे छाटें, वो कैसे निकालें जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स कैसे बनाएं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हर टाइम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें ताकि जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से फॉलो हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से पहले आपकी मेंटल प्रिपरेशन काफ़ी तगड़ी होनी चाहिए, वरना आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी दोनों की अच्छी खासी वाट लगने वाली है। तो इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आप सच में आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं? मैं फिर से पूछूंगा, क्या आप सच में आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं? हाँ श्योर, बट वाई, क्यों बनना चाहते हो? वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर ढूंढिए। देखिए अगर आपके पास इसका सॉलिड जवाब या सॉलिड रीज़न नहीं है तो यूपीएससी और ये जो वीडियो आपके लिए नहीं है। देखिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट का आखिर क्या ड्रीम रहता है, वो चाहता है कि उसके मम्मी पापा को भी वो प्राउड करवाए। जब भी उसके मम्मी पापा कहीं सड़क से निकले, कहीं से भी निकले, तो उसके पापा को आपके नाम से पुकारा जाए, उसके पापा जो है हमेशा सर उठा के चलें। और देखिए वो भी इस तरह से चाहता होगा कि उसकी भी फोटो यहाँ पर ऐसे खींचे लवासना में जाके, मसूरी में जाके। आपके रिलेशन में या कई सारे लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे होंगे जिनको आपने बताया होगा कि हम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग आईएएस बनने वाले हैं। और कोई ना कोई आपका स्पेशल भी होगा आपकी लाइफ में जो आपसे उम्मीद कर रहा होगा कि हाँ आप आईएएस बनो, जिसके लिए आप कमिटेड होगे कि आफ्टर आईएएस जो है हम लोग फिर साथ रहेंगे वगैरह वगैरह एंड ऑल। और कई सारी जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है अपना स्ट्रगल कर रही होंगी, क्योंकि देखिए उनको बहुत सारी जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम देने टाइम ये जो एज होती है ना, इस टाइम जो है बहुत उबड़ खाबड़ एज होती है। उनकी शादियों की बात चलने लगती है, घर से सिर्फ 1 या 2 साल ही मिलता है। तो वो भी चाह रहे होंगे कि उनके पास भी करो या मरो की सिचुएशन होगी, तो वो भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, ये उनका मोटिवेशन हो रहा होगा। कई सारे लोग ये चाह रहे होंगे कि जो पुअर लोग हैं, पुअर लोगों को कम से कम उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, कम से कम उनको एक खाना मिलेगा अच्छे से खाने के लिए, उनको एक अच्छा एजुकेशन मिल पाएगा। और कई सारे लोग जो खुद पुअर एरिया से आते हैं, जो मतलब लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, वो खुद अपनी जो है क्लास को एक अच्छी क्लास में अपने जो है घर को अच्छा बनाना चाह रहे होंगे, उनको भी एक अच्छा घर मिलेगा। ये कास कई सारा जो है चीज़ एक ड्रीम होता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट का। आप ये जो वाई है ना, इसको अपने स्ट्रेटेजी के बगल में लगा के रखना, क्योंकि हमको हर समय कुछ ना कुछ धक्का की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ पुशअप की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण हम लोग जो है वो स्ट्रेटेजी है या कोई भी तैयारी है उसको हम लोग कंटिन्यू कर पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप थंबनेल देख के मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि 5 महीने में आईएएस क्रैक करना पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, यूपीएससी हलवा है क्या? देखिए फ्रेंड्स, जो इम्पॉसिबल है ना वो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। और हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं अवध सर के रूप में। इन्होंने 5 महीने की तैयारी में जो है आईएएस क्लियर करा, और बल्कि सिर्फ क्लियर नहीं करा, इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में 62 रैंक लाई। कितनी अच्छी रैंक लाई। मतलब कि अब जो ये जो आईएएस क्लियर करना है वो 5 महीने में क्लियर करना पॉसिबल है। अब आप देखिए नॉर्मली भी कह सकते हैं कि 5 महीने में पॉसिबल ही नहीं है। देखिए 5 महीने में जनरली पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं जो बेस बनना स्टार्ट होता है वो काफ़ी पहले से बनना स्टार्ट हो जाता है। जो ये 5 महीने की तैयारी इसमें जो थंबनेल में लिखा है ना कि 5 महीने की तैयारी में ये आईएएस आईपीएस बने हैं, ये इनकी फॉर्मल तैयारी थी। और देखिए किसी भी प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में जो फॉर्मल तैयारी होती है उसमें 1 साल या 8 महीने या 5 महीने लगते हैं। 5 महीने का एग्जाम्पल अब ये बने हैं तो मैं इनका एग्जाम्पल दूंगा आपको, और वही हम लोग आज जो है 5 महीने की स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं। देखिए अगर आपने इनका इंटरव्यू नहीं देखा है तो इंटरव्यू स्टडी आईक्यू पे डला है, आप वहाँ से जाके इंटरव्यू देख लेना। और देखिए यहाँ पर आप लोग फिर एक और बार क्रिटिसाइज करोगे कि जो है ये जो है झूठ बोल रहे हैं। अगर आप खुद आईएएस बनोगे तो क्या आप इंटरव्यू देते टाइम झूठ बोलोगे क्या?
कि मैं जो है इतने इतने टाइम पढ़ता था, आप एकदम वही बताओगे ना जो आपने किया है। तो डेफिनेटली जब ये क्लियर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं क्लियर कर सकते हैं 5 महीने में। ओके, ये था शुरू का हमारा भाषण जो कि बहुत ज़रूरी था, वरना अब ये जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ ना इसको बहुत हल्के में लेते हैं आप लोग। चलिए हमारी स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 स्टेज होती हैं, आप लोग को मालूम ही है, हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, और ये जो है वो यूपीएससी जहाँ पर खड़े होकर आप लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। इसके बाद हम लोग को मालूम है कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होता है, 2 पेपर प्रीलिम्स में होते हैं, मेंस में 9 पेपर होते हैं। ओके, फिर इंटरव्यू होता है। टोटल जो हमारा यूपीएससी में रैंक बनती है वो 2025 में से बनती है। इसमें से अगर आप 50% मार्क्स ला लेते हैं, 1000 भी ला लेते हैं ना, तो आप टॉप 10 की रैंक में आ सकते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम ही है। यूपीएससी की स्ट्रेटजी को फॉलो करने से पहले आपका जो टेबल है ना, वहाँ पर आपकी 3 चीज़ रखी होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ नहीं रखी थी ना, तो अभी तक आप जो गधा और गधी की तरह चलते रहते हैं ना, सिर्फ बस वही कर रहे थे। वो 3 चीज़ें सिलेबस और टॉपिक लिस्ट और आपका पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये 3 पिलर हैं आपके, ये 3 जो हैं स्तंभ हैं। ये जो है आपको गाइड करेंगे कि आपको किस राह में जाना है, कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे फॉलो करना है। उस सिलेबस में सिर्फ आपके कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड के अंदर कई सारे सब टॉपिक होते हैं। उन सब टॉपिक की आपके पास एक टॉपिक लिस्ट होना चाहिए जिसमें आपको पता चल सकेगा कि आपको कौन कौन से जो है पॉइंट उसमें कवर करने हैं, जो सिलेबस के हमारा जो कीवर्ड है उसके अंदर। ओके, और पीवाईक्यू होना चाहिए जो आपको गाइड करते रहेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो हैं अच्छे से पढ़ना है। अभी मैं कोर टॉपिक आगे आपको अच्छे से बताऊँगा। अब देखिए आप लोग एक काम करिए, जो आपका सिलेबस, आपके पास सिलेबस आ गया, आपके पास टॉपिक लिस्ट आ गई। अब क्या करिए, आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको आप फाइंड करिए पहले। जो भी आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, जिसको पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, जिसमें आपको आलस नहीं आता, बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, वो सब्जेक्ट को सबसे पहले उसको अलग रख लीजिए, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको एकदम सेपरेट रख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको हम लोगों को सबसे पहले निपटाना है, उसको जल्दी जल्दी करके जो है उसको साइड रखिए। फिर हम लोग जो है हमारा वीक जो है उसमें वीक सब्जेक्ट है उसमें पूरी जान लगा देंगे उसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप फाइंड करिए। चलिए अब मैं बात करता हूँ हमारी जो 5 महीने की स्ट्रेटेजी है। देखिए 5 महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 महीने मैं इसमें लिया हूँ कि इसमें जून मैंने ऐड नहीं करा है। जून में आपको जो करना है वो करना, क्योंकि देखिए उस टाइम जो है आपका माइंड चलना थोड़ा सा कम ही हो जाएगा एक तरीके से आप बोलो तो, क्योंकि उसमें फिर आप कई सारी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करोगे, इधर उधर भागोगे वगैरह वगैरह एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की बात कर रहे हैं। और देखिए अगर आप लोग इस वीडियो को दिसंबर में देख रहे हैं तो अभी जनवरी में जितने भी दिन बाकी हैं ना, उतने में आप लोग जो है इसकी नींव तैयार करना है स्ट्रेटेजी की, ताकि जो स्ट्रेटेजी को फॉलो करने में आपका जो फ्लो है वो टूटे ना। ठीक है, तो यहीं से आप फ्लो बनाते हुए चलना। और अगर आप लोग इस वीडियो को जनवरी में देख रहे हैं तो आप लोग जो हैं ये जो दिन है इनको आप जून में शिफ्ट कर देना, जो बचे हुए दिन हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग 5 महीने की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास रहेंगे 151 दिन। ठीक है, तो 151 दिन में हम लोग जो है इसको 5 फेज़ में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं हमारा। ठीक है, 1 2 3 4 5 स्टेज। अब देखिए ये जो पूरे 5 महीने हैं ना, 5 महीने में हमारी जो चीज़ कॉमन रहने वाली है, पहले मैं उसके बारे में बात करता हूँ। हमारा जो करंट अफेयर है ये 5 महीने आपका चलना ही पड़ेगा, 5 महीने आपको करंट अफेयर पढ़ना है। और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये भी आपका 5 महीने आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। बाकी जो GS1, GS2 और GS3 रहते हैं, ये इसमें सबके कॉमन ही नंबर आते हैं। आप जितनी भी मेहनत कर दो, ठोक ठोक के जितनी भी आपको अपना मारपीट की जितनी भी मेहनत कर लो, सबके कॉमन ही आते हैं। लेकिन रैंक डिसाइड करते हैं आपके ऑप्शनल, एथिक और ऐसे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शनल आपका थ्रू आउट चलेगा पूरा, आपको लास्ट टाइम में हो चाहो तो मई के टाइम आप थोड़ा सा ऑफ कर सकते हो। ठीक है, और अब हम लोग जो है एक एक करके फेज में जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए बात करते हैं फर्स्ट फेज़ की। तो देखिए इसमें जो फेज़ में मैं सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि इजी हैं, उनको हम लोग को पहले निपटा लेना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से आपको जो इजी लगे ना वो आप इस फेज़ में रख सकते हैं, जिस फेज़ में आपको ऐड करना उसमें। ठीक है, तो फेज़ 1 में जैसे जीएस पेपर 1 के हिसाब से मैं ऐड करूँगा, जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री है वो, जिसमें आर्ट एंड कल्चर भी आप इंक्लूड कर लेना, उसको हम लोग जो है फर्स्ट फेज में ही निपटाएंगे। इसको हम लोग देंगे 10 दिन। देखिए मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो हमारा प्रीलिम्स है उसमें जो है स्पेसिफिक कहीं पे लिखा तो नहीं है कि आपका जो है मेडिवल हिस्ट्री आएगा, एंशियंट हिस्ट्री आएगा, कहीं से भी आ जाता है उसमें तो। ठीक है, तो उसमें सिर्फ हिस्ट्री लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर जो है इसी में ही आर्ट एंड कल्चर भी आपको कवर करना है। आर्ट एंड कल्चर कैसे कवर करोगे? देखिए आर्ट एंड कल्चर क्या है, पूरी तरह से वो हिस्ट्री तो है। हिस्ट्री में जो आर्ट एंड कल्चर के जो इवेंट हुए हैं, आर्ट्स जो डेवलप हुई हैं, कल्चर डेवलप हुआ है, उन्हीं को हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग को आर्ट एंड कल्चर को जो है ना हिस्ट्री के साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा, मिला के पढ़ना पड़ेगा। और इसको आपको टोटल देने पड़ेंगे 10 दिन, ठीक है। अब देखिए इसके लिए आपके पास नितिन सिंघानिया की बुक हो सकती है, या पूनम दलाल दहिया जो एंशियंट हिस्ट्री के लिए बुक लिखी है उन्होंने, तो आप उनकी बुक देख सकते हैं। काफ़ी सारे टॉपर्स उनके सजेशन देते हैं। तो एंशियंट और मिडिवल के लिए आप कोई भी एक सोर्स रखना, पूनम दलाल दहिया या नितिन सिंघानिया दोनों रख लेना, क्योंकि एक आर्ट एंड कल्चर के लिए है। तो इसको आप जो है 10 दिन तो आप देना ही है, ठीक है। 10 दिन मेरे ख्याल से इनफ है। अगर रोज़ आप जो है इनको 3-4 घंटे भी दोगे तो इनफ है। अगर 10 दिन आपने पढ़ लिया ना, तो 10 दिन में आपका एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री कवर हो जाएगा। हाँ, आर्ट एंड कल्चर उसमें मिक्स करके पढ़ना आप, है ना। नोट्स जो बनाना मिक्स करके बनाना, ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप मिक्स करके पढ़ेंगे ना, तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगा, ठीक। देन मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही है, जो छोटी सी पुस्तक है। छोटी बोलते हैं लेकिन वो बहुत मोटी है, 1000 पेज की है लगभग, ठीक है। तो वो स्पेक्ट्रम आप 8 दिन में आराम से जो है इनफ अच्छे से पढ़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए आप लोग को मालूम है 11th और 12th की जो है एनसीईआरटी बोली जाती है। तो एनसीईआरटी आप लोग को 11th-12th की जो है अच्छे से निपटा डालनी है। 4 बुक हैं, ओके। तो वो आप लोग को पढ़ लेना है। 12 दिन इनफ है उसको पढ़ने के लिए। अगर 4 बुक है तो 4 बुक को पढ़ने में अगर आप 3-3 दिन भी लगाते हैं तो 3 × 12, हाँ 12 दिन में हो जाएगा कवर, ठीक है। तो उसको आपको वहाँ से पढ़ना है, ओके। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पेज के। तो ये हो गया हमारा टोटल कितने दिन हो गए, ये हमारे 30 दिन हो गए, ठीक है। तो इन 30 दिन में जो है जनवरी में आपको ये 3 सब्जेक्ट करने हैं, एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो देखिए आपको फर्स्ट फेज में एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से मिक्स करके पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है और ज्योग्राफी पढ़ना है। ये आपका पूरा महीने भर चलेगा। अब आप ये जो दिन है किसको कितने दिन में पढ़ना है, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, पहले कौन सा पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है। इसमें फर्स्ट जीएस पेपर 1 में हमारा जो है सोसाइटी भी आता है और हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री को आप अभी चाहे तो स्किप कर देना, जो मेंस और उसके बीच में प्रीलिम्स के बीच में आपको जो टाइम मिलेगा वहाँ पर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेना। वर्ल्ड हिस्ट्री आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। और रहा बात सोसाइटी की, तो सोसाइटी जो है वो टोटली डिपेंड होता है आपके करंट अफेयर से रिलेटिव, उसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सोसाइटी के। और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, देखिए उसका जो स्टैटिक पोर्शन है, जो करंट अफेयर में आप कहीं से भी एनालिसिस पढ़ोगे या विजन आईएएस की जो है आप वो पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे, तो उसमें जब आपके करंट अफेयर सोसाइटी से रिलेटिव जितने भी करंट अफेयर आएंगे तो उसका बेसिक भी वो बैकग्राउंड भी देते हैं साथ में, तो वहीं से आपका कवर हो जाएगा। तो सोसाइटी को आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है, आपका करंट अफेयर में वो कवर हो जाएगा। अभी मैं आगे आपको डिवाइड करूंगा, बताऊंगा कि डेली में आपको कैसे डिवाइड करना है, ऑप्शनल को कितना टाइम देना है, करंट अफेयर को कितना टाइम देना है और स्टैटिक को कितना टाइम देना है, अभी आगे अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फेज का टाइम, ओके। या फर्स्ट फेज में आपको क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड फेज में आपको पढ़ना है पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर। पॉलिटी को आपको 20 दिन देना है, 20 दिन मोर देन इनफ है, पता है। और बुक जो है आपकी लक्ष्मीकांत, जो कि बाइबल है, आपको मालूम ही है, तो होली बुक कह सकते हो आप पॉलिटी के लिए वो। तो पॉलिटी जो है 20 दिन में इनफ है, मोर देन इनफ है, आप आराम से जो है फिनिश कर सकते हो उसे, ठीक है। गवर्नेंस के लिए मैं 2 दिन इसलिए बोल रहा हूँ, जो आपका स्टैटिक वाला टॉपिक होता है ना, ई गवर्नेंस वगैरह जो है, वो आपको 2 दिन में आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी जो है टोटली डिपेंडेंट होता है करंट अफेयर में। करंट अफेयर गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम निकाल रही है, इकोनॉमी में कौन कौन सी स्कीम चल रही है, बहुत सारी जो स्कीम्स वगैरह हैं, जो इनिशिएटिव हैं, जो एक्ट वगैरह हैं, वो आपके गवर्नेंस में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें से भी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं और जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं, उनसे क्या क्या रिलेशन है, उसको लिखने में आपको जो स्टैटिक पोर्शन है लिखने में वो 3 दिन लगेगा। बाकी ये भी टोटली डिपेंडेंट होता है आपका करंट अफेयर पे, जो करंट में कौन कौन सी कंट्री न्यूज़ पर है, उससे हमारे क्या क्या रिलेशन है, उससे जो है वो पूरे करंट अफेयर में आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर जब आप एनालिसिस पढ़ोगे तो उसमें आपको बैकग्राउंड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड फेज का। अगर हम लोग थर्ड फेज में देखें, तो थर्ड फेज में हमारे जो सब्जेक्ट आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट।
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बेसिक है, जो 9th और 10th क्लास की बुक है हमारी साइंस की, वो आपको 5 दिन में ख़त्म करनी है। 5 दिन भी ज़्यादा हो गए, लेकिन हाँ फिर भी आपको 5 दिन दे रहा हूँ, मतलब 5 दिन में आप कैसे भी करके उसको ख़त्म कर लेना। ओके। और टोटली जो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड में आते हैं। करंट अफेयर से ही आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको वो देख लेना है। बायोडाइवर्सिटी और जो एनवायरनमेंट है आपका, ये 12th क्लास की जो बुक है बायोलॉजी की, उसमें आपको लास्ट में 4 चैप्टर दिख जाएंगे, उसमें उससे कवर हो जाएगा आपका एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी। बाकी शंकर आईएएस बोलते ही हैं सब लोग, शंकर आईएएस है और पीएमएफ आईएएस है, ये दोनों में से एक आप कोई सी बुक रेफर कर लो, बस मोर देन इनफ है। ओके। देन डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट आपको 5 दिन देना है, बेसिक बेसिक पढ़ लेना। बाकी ये भी टोटली जो है करंट अफेयर पे बेस्ड आएगा, जैसे कि साइक्लोन वगैरह आते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो उस टाइम में कैसे मैनेजमेंट वगैरह हो, वो जो है आपका करंट अफेयर के अनुसार ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड फेज़। अब फोर्थ फेज़ की बात करते हैं। फोर्थ फेज़ में आएगा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी। तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा है, इसमें पूरा इकोनॉमी नहीं लिखा है आपका। तो 20 दिन देने हैं आपको, 20 दिन में इसका जो आपका बेसिक है वो कवर कर लेना। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं आपको मालूम ही है कि करंट अफेयर बेस्ड ही आते हैं इसमें, तो आप लोग को सबसे ज़्यादा फॉलो करना है करंट अफेयर को, ठीक है, अच्छे से फॉलो करना है। सिक्योरिटी को आप 3 दिन दे सकते हैं, 3 दिन के अंदर आप आराम से कवर कर सकते हैं उसका स्टैटिक पोर्शन। बाकी करंट अफेयर तो है ही हमारा पिलर। ओके। देन आप लोग को जो है मई और जो आपका जून है, मई से जो है आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है। रोज़ आपको जो है एक टेस्ट तो लगाना ही है उसके एनालिसिस के साथ। जैसे आज आपने एक टेस्ट लगाया, फुल टेस्ट जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहता है ना, 3 घंटे बैठ के उस इन्वायरमेंट में आपको जो है वो टेस्ट लगाना है, ठीक है, 2 घंटे बैठ के, सॉरी। तो उसमें जो है आपको ये एनालिसिस भी करना है उसका। एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई काम का नहीं है आपका टेस्ट लगाना, ठीक है। तो और इसमें जो आपके कोर टॉपिक, जो हॉट टॉपिक हैं, जो पूरे साल भर जो है चर्चा में रहे हैं, उन टॉपिक्स को जो है रिवीजन करना है या उनको पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा 5वां फेज़ का पूरा स्ट्रेटेजी, किसको कितना कितना टाइम देना है। अब आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार कौन सा सब्जेक्ट को कहाँ करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, देखिए 4-4 5-5 दिन मैंने बहुत कम कम दिन में आपको पूरा डिवाइड करा, आपको ईजिली हो जाएगा। अब देखिए आपने ये ध्यान दिया होगा कि मोस्टली जो सारा फोकस हो रहा है वो करंट अफेयर पे हो रहा है हमारा। तो करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अभी मैं डेली रूटीन में बताऊंगा कि करंट अफेयर को कितना आपको ध्यान देना है, ठीक है। और देखिए जो अब बात करें कि हाँ, आप लोग बोलोगे कि जो आपके प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स की टेस्ट वगैरह जो है वो सिर्फ मई में लगाना इनफ है क्या? नहीं, इनफ नहीं है। आपको प्रीलिम्स की तैयारी अभी से ही करना पड़ेगा। अभी से कैसे करोगे? रोज़ आपको 5 क्वेश्चंस लगाने हैं डेली विथ एक्सप्लेनेशन लगाना है, और एक क्वेश्चंस मेंस का कोशिश करना है कि आप लगा लो। देखिए क्वेश्चंस का ऐसा नहीं है कि जो मेंस के क्वेश्चन है आपको ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आता है आप वो अटेम्प्ट करो। जैसे आपने आज दिन भर जो भी पढ़ा ना, उसी को जो पढ़ा हुआ है ना उसी को बिना देखे आप लिख लिया करो एक क्वेश्चंस के फॉर्म में। ये आपका हो गई मेंस की आंसर राइटिंग। ओके। तो इस तरीके से आपने जो पढ़ा है वो रिवीजन भी हो जाएगा आपका। और 5 क्वेश्चन प्री के आपको लगाने हैं। इनसाइट रोज 5 क्वेश्चन देता है, विजन आईएएस के रोज 5 क्वेश्चन आते हैं टेलीग्राम वगैरह में, तो वो आपको लगाना है, ठीक है। अगर आपको ये जो चार्ट है, ये चार्ट अगर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको ये पूरी पीडीएफ जो है, मेरा पूरा पीपीटी, ये आपको सेंड कर दूंगा। वहाँ अपने अनुसार जो है आप इसमें लिख देना अपनी स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको लगाने ही है, कुछ भी करके। आपके खाने, जैसे खाना रोज खाते हो ना, वैसे ही ये 5 क्वेश्चन रोज खाने हैं आप लोग को, कैसे भी कर। और देखिए अगर आप 5 क्वेश्चन अगर डेली लगाते हैं तो आपके ये जो 4 महीने ना, 4 महीने में कितने दिन हुए आपके? 4 महीने में आपके 120 दिन हुए। 120 इंटू आप अगर 5 करो तो आपके 600 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके प्रीलिम्स से पहले। तो ये 600 प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, और फिर तो आपको टेस्ट लगाना ही है डेली, तो वहाँ से भी आपके जो है रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। और रही बात रिवीजन की मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे आपको रिवीजन करना है इन सब चीज़ों का। तो देखिए ये आपने 5 महीने की स्ट्रेटेजी समझ ली। अब देखिए आपके जो सोर्स होना चाहिए ना, वो बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए, एक टॉपिक के लिए 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को ही 10 बार पढ़ो, ठीक है। तो वो बिल्कुल सही बात है। आपके जो सोर्स होते हैं ना वो एकदम लिमिटेड होना चाहिए। आपके नोट्स खुद के बने हुए नोट्स होना चाहिए। ओके। तो देखिए ये जो सोर्स अगर आपके लिमिटेड रहेंगे ना तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। ओके। तो देखिए अब नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाने हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम लोग ऑफलाइन नोट्स बनाएं कि ऑनलाइन नोट्स बनाएं, ये क्वेश्चंस आपका होगा।
तो देखिए जो करेंट अफेयर के नोट्स हैं वो तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आप उसको ऑनलाइन नोट्स ही बनाएं। जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल वगैरह आते हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक हैं उनके बस ऑफलाइन नोट्स बनाइए करेंट अफेयर में। बाकी सारे जो हैं आप लोग जितने भी करेंट अफेयर के हैं वो ऑनलाइन नोट्स बनाइए, क्योंकि करेंट अफेयर में आपका लगेगा बहुत टाइम लगता है, तो नोट्स बनाने में भी आपका टाइम लगता है। ठीक है, तो इतना, और आप देखोगे कि एक महीने में ही आपकी जो है दो दो तीन तीन को 2 कॉपी भर जाती है करेंट अफेयर में। इससे अच्छा आप ऑनलाइन नोट्स बनाइए, उसी को बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन नोट्स बनाना है, उसके लिए 2 ऐप हैं, आपका क्विप ऐप है और एवरनोट है। एवरनोट में स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है, तो क्विप ऐप जो है आप में कितना भी आप लोग जो है इसमें स्टोर कर सकते हैं, कितना भी बड़े नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन नोट्स आपको जो है जो स्टैटिक पोर्शन के ऑफलाइन नोट्स बना सकते हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग बोल सकते हैं नहीं मैं तो बस ऑफलाइन ही बनाऊंगा नोट्स, ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता है। मोबाइल से बन जाते हैं, बाकी ऑनलाइन तो नोट्स आप देखिए ये मैटर नहीं करता कि आप किससे नोट्स बना रहे हो किससे नहीं बना रहे हो, रिजल्ट मिलना चाहिए। मैटर ये करता है कि आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि हम लोग और लिखते हैं ऑफलाइन लिखते हैं तो हमको याद हो जाता है, कुछ याद नहीं होता। 1 महीने बाद आप 1 महीने तक पता है पढ़ते जाओ 1 महीने बाद खुद ही नहीं समझ में आएगा कि आपके नोट्स आपने जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, ऐसा लगेगा कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन सही नहीं है या ऑनलाइन सही नहीं है। ठीक है, वो मैटर करता है कि आपको क्या याद हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है रिवीजन। अगर आप लोग रिवीजन कर पा रहे हैं अपने नोट्स का तो बस बढ़िया ही है, वो नोट्स वेस्ट हैं। अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई नोट्स आपके वेस्ट नहीं है। रिवीजन इज़ द की ऑफ द सक्सेस। अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो कोई काम के नहीं है आपके नोट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन बनाना है ऑफलाइन बनाना है ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर सौंप रहा हूँ, क्योंकि आपको जिसमें कम टाइम लगे जिसमें कम समय में आप ज़्यादा बना सको आप वो रेफर करना है। ठीक है, बात करें कि हम लोग कोर टॉपिक कैसे निकालें। कोर टॉपिक मतलब वह टॉपिक जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जिस कोर टॉपिक आप निकाल लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा जो है सिलेबस एकदम वास्ट नहीं लगेगा। आप लोग मेन टॉपिक को पढ़ के जो है चले आओगे। जैसे कि देखिए आप लोग को क्या है एनालिसिस करना है। हमारे जितने भी 10 साल में अभी जो प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं उसमें से कोर टॉपिक एनालिसिस करिए कि कब कब कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन आए। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे कि इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पोट्री, यहाँ से जो है आपके 27 क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि इंडियन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, मूर्तियाँ वगैरह जो हैं, ये आपके लिए ये जो टॉपिक है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 27 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रीलिम्स में इससे रिलेटिव। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो कि रिलीजन ऑफ इंडिया हो गए और डांस फॉर्म ऑफ इंडिया हो गए और इंडियन लिटरेचर हो गए। यहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो ये जो कोर टॉपिक है यहाँ से आपने निकाल लिए, इनको पहले ख़त्म कर डालो पहले। ओके, तो इनको ख़त्म कर डाला, फिर धीरे धीरे बाकी सारे जो हैं ख़त्म करो आप लोग। ओके, तो ये ओवरऑल रहा है कि ये प्रीलिम्स में इतने हिस्ट्री और कल्चर, इसमें हिस्ट्री और कल्चर को दोनों को मिला दिया, तो मिला के कुछ 20 क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बात करें जो हमारा इकोनॉमी है, इकोनॉमी भी में भी आप देखो जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें से जो है आपके 36 क्वेश्चंस आए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है हमारी जो 11th क्लास की है। ठीक है, 11th या 12th क्लास की है, तो वो देख लेना आप लोग। ओके, तो यहाँ पर आप लोग को देखना पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर से देखिए 13% के क्वेश्चंस आते हैं, मैक्रो से जो है 18% क्वेश्चन आते हैं, मॉनेटरी से जो है 11% क्वेश्चन आते हैं, स्कीम से जो है 11% क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो पढ़ते टाइम जो कोर टॉपिक है यहाँ से आपका निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के आपके टॉपिक्स निकल जाएंगे। ठीक है, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का हो गया। इकोलॉजी से आपके 26 क्वेश्चन जो है लास्ट 10 ईयर में आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, 2019 में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2020 में आपको 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से डायरेक्ट देखने को मिले हैं। इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता है। अगर आप लोग डायरेक्ट देखेंगे 2016 में देखिए, 2015 में देखिए 22, 2014 में 28 क्वेश्चन डायरेक्ट इन्वायरमेंट से आए हैं। 28 क्वेश्चन मतलब आप समझते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आप पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी थोड़ा सा कर लेते हैं और जो हिस्ट्री है उसका थोड़ा सा कर लेते हैं ना, तो आप आराम से जो है पासिंग लेवल पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इन्वायरमेंट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद ये जो है आप साइंस एंड टेक में भी निकाल सकते हैं। ऐसे ज्योग्राफी का भी आप निकाल सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जिसमें लोकेशन से जो है 13 क्वेश्चंस आते हैं। क्लाइमेटोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्लाइमेटोलॉजी से आते हैं आपके प्रीलिम्स में, तो इसमें आपको फोकस करना है। देखिए ये एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि आखिर हम लोग को कौन कौन से एरिया, कौन कौन से टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो ऐसा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ऐसे ही आपको इंडिया का मिल जाएगा। देखिए इंडिया की मैप लोकेशन से आपको 17 क्वेश्चन आ रहे हैं। रिवर सिस्टम से आपके जो है 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्रीकल्चर से 12 क्वेश्चन। और इस बार 2020 में तो देखोगे तो पूरा एग्रीकल्चर लोग बहरा गए थे कि क्या हो रहा है, ये एग्रीकल्चर कहाँ से आ गया। तो एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। और ऐसे ही जो आपका एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री से निकल जाएगा। ओके, तो ये सारे जो हैं आपके इस तरीके से निकल जाएंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जो गांधीयन मूवमेंट है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आपके निकल के आ रहे हैं। एक्ट से क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है वो भी आपको पता चलते आ रहा है। इंडियन पॉलिटी में भी आपको पता चलते आएगा। जैसे पार्लियामेंट से 28 क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 10 ईयर में, ठीक है। और डीपीएसपी से क्वेश्चंस बनते हैं, इमरजेंसी से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ओके। और कोविड के कारण जो है इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी जो है घोषित कई सारे जगह पे की गई थी, तो वो उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके। तो ये जो था हमारे कोर टॉपिक हम लोग कैसे निकालें, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमारा डेली स्केड्यूल कैसा होना चाहिए। अब हम लोगों ने मंथ की स्ट्रेटेजी तो समझ ली, लेकिन डेली स्ट्रेटेजी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये क्या होना चाहिए, देखिए 4 आवर आपको, 4 घंटे आपको कैसे भी करके ऑप्शनल को दे देना है। और 3 आवर आपको करेंट अफेयर को देने हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसको 5 आवर भी ले जाते हैं। करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने स्ट्रेटेजी में ही समझ लिया था कि हम लोग को करेंट अफेयर 5 फेज में चलाना है। तो करेंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे तो आपको देना ही पड़ेगा करेंट अफेयर को। इसके बाद 3 आवर आपको जीएस के लिए देना है आपके, ठीक है, जीएस के लिए। और 1 आवर आपको रिवीजन के लिए देना है। ये रिवीजन आप लोग चाहे तो आंसर राइटिंग करके कर सकते हो। जो आप लोगों ने पढ़ा है ना उसी को बस बिना देखे लिखने की कोशिश करना ना, यही रिवीजन हो गया आपका, ओके। और बात करें 1 आवर आपको क्वेश्चंस के लिए देना है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 आवर में आपके हो जाएंगे प्रीलिम्स के लिए, ये आपको देना है। तो टोटल आपको 11 आवर्स एक दिन में देना है। 11 आवर्स सोच के ही लगता है ना कि यार ये तो बहुत, हम लोग तो कभी पढ़े नहीं है। बहुत सारे लोग जो जिनको आदत नहीं है 11 आवर पढ़ना, वो कैसे पढ़ पाएगा। तो देखिए आप ऑप्शनल में एक घंटा ऑप्शनल में कम कर दीजिए थोड़ा सा चाहें तो, ओके। रिवीजन तो ज़रूरी है। थोड़ा सा रिवीजन में आप कम कर लीजिए, आधा घंटे में आपको पूरा रिवीजन कर लेना, ठीक है। इसको अपने हिसाब से आप मैनेज कर लेना कि डेली में किसको कितना कितना टाइम देना है मुश्किल से, लेकिन आपको डेली 10 आवर तो पढ़ना ही चाहिए। ऑनेस्टली 10 आवर पढ़ना चाहिए। ऊपर आपको जितना अपने हिसाब से पढ़ना पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो, 24 घंटे पढ़ लो, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है, ओके। फाइनली रिजल्ट आना चाहिए। तो ये जो है हमारा डेली स्केड्यूल रहेगा। तो आपको अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करना है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। लेकिन हाँ, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इसको फॉलो करने में आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। कई सारे डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है इस टाइम में। अनहेल्दी खाना नहीं खाना है आप लोग को, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज बराबर करते रहना है। और देखिए जो अननेसेसरी कॉल आते हैं हाय हेलो करके, कैसे हो, हाल चाल पूछे और कोई सामने वाला बोले कि यार स्टडी कैसे चल रही है, अरे फ़ोन तुरंत काटो, कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए 5 महीने तक आप स्ट्रगल कर लो, 5 महीने तक इन सबको साइड में रख लो। देखना अगर 5 महीने अगर आपने पढ़ लिया ना, और 5 महीने के बाद फिर जो खुशी मिलेगी ना, मत पूछना वो खुशी का क्या होगा, उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे आप वर्ड में कि क्या खुशी होगी। और देखिए जो इंस्टाग्राम में स्टडीग्राम रहता है, पोस्ट वगैरह डालते हैं, उसको भी देखना बंद करिए, डालना बंद करिए। क्योंकि उसमें जो मोस्टली देखते हैं वो उनको जो एग्ज़ाम देना है वो 2022 में 2023 में देना है एग्ज़ाम। अपन को तो अगले साल देना है, इसी 21 साल में देना है ना तुम लोग को। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फालतू स्टडी ब्लॉग भी मत देखना, क्योंकि उससे भी डिमोटिवेट होते हैं। मोटिवेट भी होता है लेकिन डिमोटिवेट ज़्यादा होते हैं कि वो सामने वाला इतना पढ़ रहा है, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, वगैरह वगैरह एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपको बचना है। और ज़्यादा यूट्यूब से भी थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में भी बहुत सारे इतने सारे जो हैं रिकमेंड वीडियोस आ जाती है, फिर उसी में लगे रहते हैं। अपना जो आपने टारगेट बनाया, टू डू लिस्ट बनाया, उसको रिलीजियसली फॉलो करिए। सोशल मीडिया को टोटली अवॉइड करिए। फालतू की बातें, अननेसेसरी फालतू की बातें किसी ने से मत करिए, क्योंकि कोई काम नहीं आने वाला आपके काम आप खुद ही आने वाले हो, ओके। तो ये वीडियो थी आपके लिए। फाइनली आपको जो है स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है, आपको यूट्यूब में कोई भी इस तरीके से नहीं बताया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।